मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में पाठ 9 अवकल समीकरण स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ लेना है, प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.2 का। उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं बेसिक। और प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो। मजा आएगा इस क्लास में, ये मेरा आपसे वादा है। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 5 रूल आपको पढ़ा देंगे। 5 रूल में जितना आपको बताएं उतना आपको सीख लेना है। हम ये आपसे वादा करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न और प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे रूल नंबर फर्स्ट में आपको लिख लेना है अवकल समीकरण। तो ये हेडिंग आप लोग डाल लो। अब अवकल समीकरण तो आपको लिखना है, लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें एक द्विघात समीकरण लिखिए तो आप कहोगे कि सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। आपसे हम ये कह दें एक रैखिक समीकरण लिखिए तो आप कहोगे सर ax प्लस b बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। लेकिन अवकल समीकरण लिखना है, और इतना ध्यान रखना है पाठ 9 का क्या नाम है, अवकल समीकरण ही है। अगर आपने ये अवकल समीकरण नहीं बनाना सीखा तो आपको पाठ 9 में दिक्कत ही आएगी। चाहे प्रश्नावली 9.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 9.2 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 9.3 की बात करें, या आगे की प्रश्नावली की बात करें। तो यहां पर आपने सीख लिया कि सर हमको समझ में आ गया द्विघात समीकरण, समझ में आ गया रैखिक समीकरण, लेकिन ये अवकल समीकरण आपको लिखना है। किसका यूज होगा हम आपको बताते हैं। अवकल का यहां पर मतलब है अवकल संकारक से। अवकल संकारक से यहां पर आपको बता देते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आपको हम सिंबल बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, सिंबल बताएंगे और यूज होगा और अवकल समीकरण लिख सकते हो। तो यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा ये अवकल क्या है, हम आपको बताते हैं। अवकलन क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर सीख लो। यहां पे ये सिंबल होते हैं dy/dx, एक कोटि का अवकलन है, अवकलज भी बोलते हैं। अगर आपसे कह दें द्वितीय कोटि का अवकलज तो आप बताओगे d2/dx²। अगर आपसे हम कह दें तृतीय कोटि का अवकलज तो ये बताओगे। तो ऐसे ही आप बता सकते हो, बहुत सारे इत्यादि लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है जब अवकल समीकरण लिखेंगे तो आपको इसका यूज, इसका यूज और इसका यूज करना है। जैसे हमने आपको द्विघात समीकरण तो आपको बताया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें यूज नहीं होगा ये जो ऑपरेटर आपको देख रहे हैं। जब ऑपरेटर यूज हो जाते हैं dy/dx या फिर d2/dx² या d3/dx, तो उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। इतनी जानकारी हो गई। अब इनका यूज करके ही हम आपको बताएंगे कि अवकल समीकरण किस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पे परिभाषा हम लिखा देते हैं। लिख लो, परिभाषा लिख लो यहां पे। यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण है, यहां पे लिख लो होगा। लिख लेना है, स्टार्टिंग है ना पाठ 9 की अवकल समीकरण। जो भी बता दें आपको सीखना ही है, क्योंकि रीजन आपको समझ में आ जाएगा तब प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे जो हमने लिखा है यदि, इनकी थोड़ी सी फाइल लइए, यहां पे देख लो। यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो
किसी ना किसी भी पद में dy/dx या करके आपको लिख लेना है यहां पे d2y/dx² या d3y/dx³ या d4y/dx⁴ और आगे इत्यादि लिख दो। और यहां पे लिख लेना है जरूर होगा। क्या लिखना है? जरूर होगा। अब आपको समझ में आया होगा जो यहां पे लिखा है, एक बार रिपीट कर देते हैं और समीकरण जब लिखेंगे अवकल समीकरण तो बताएंगे इसका मतलब। यहां पर बताया गया साफ साफ, यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो किसी ना किसी भी पद में dy/dx या d2y/dx² या d3y/dx³ या d4y/dx⁴ इत्यादि जरूर होगा। तो यहां पे जैसे हम आपको बता देते हैं, यहां पे नंबर फर्स्ट डाल लो। हम आपको बताएंगे एक कोटि का अवकल समीकरण, ठीक है? तो यहां पे लिख लो एक कोटि का अवकल समीकरण। अब एक कोटि का अवकल समीकरण होता है dy/dx प्लस का py = 0। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या करके, dy/dx का सिंबल आपको जानते हो, इसको y डैश से भी लिखा जाता है और प्लस का py @ लिखो बराबर 0। अब आपसे हम बात करेंगे, आप कहोगे सर बराबर 0 होगा या नहीं होगा। ये फिक्स नहीं है कि बराबर 0 होगा या फिर पक्षांतर कर दो py को उस तरफ माइनस का py होगा। तो आपको देख लेना है पद में जो अवकल संकारक होते हैं ना वो आपको मिलेंगे। तो यहां पर देखो dy/dx मिल गया, तो इसी से पहचान है कि अवकल समीकरण ये लिखा गया है, ठीक है? अब हम आपसे बात करेंगे द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। तो यहाँ पे सेकंड डाल लो, कोटि हम आपको बता देंगे। जैसे आप कह रहे हो कि सर कोटि, ये कोटि क्या है? कोटि देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो। यहां पे देखना है तो डैश एक डैश है, तो अगर बात करें इसकी कोटि 1 मिलेगी आपको। चाहे यहां पे देख लो, यहां पर आपको देखना है d पे 1 देखना है, x पे 1 देखना है। जैसे 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है? समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया है कि जब भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए जो संकारक है अवकल संकारक, तो d पे पावर देखना है और x पे देखना है, एक साथ देखना दोनों पे, d पे और x पे एक साथ देखना है पावर, तो वही कोटि है। घात भी बताएंगे आपको यहाँ पे, पहले आपको ये सिखा दें कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण या फिर एक कोटि का अवकल समीकरण। अब यहां पर आपको द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, तो भाई द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण देख लो। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1 बाय 1 आपको रीजन बताएंगे, मजा आएगा भाई। द्वितीय कोटि का यहां पे लिख देते हैं d2y/dx² प्लस का pdy/dx प्लस का q बराबर 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख दे, जैसे d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस q बराबर 0 है, इसका जो दूसरा रूप होगा ऐसे भी लिखा मिलेगा पाठ 9 में। प्रश्नावली 9.1 की बात करो, चाहे प्रश्नावली 9.2 की बात करो या फिर आगे की प्रश्नावली की बात करो, तो यहां पर आपको d के ऊपर 2 और x के ऊपर 2 देखना है, तो वहीं से ये डबल डैश आ गया। अब यहाँ पे देखो d पे 1 है x पे 1 है, एक साथ देखना होता है तो एक डैश आएगा और प्लस का q बराबर 0। अब आप लोग ये कहोगे कि सर ये दोनों रूप हमें समझ में आ गए और यहाँ पर भी समझ में आ गए दोनों रूप, लेकिन आपको कंफ्यूजन है। हमें पता है क्या कंफ्यूजन है। आप कहोगे सर ये p और यहाँ पे pq, इसका क्या मतलब है, हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पर लिख लेना है जहां p, q बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r इसलिए लिखा है
पी और क्यू का मान आप रख सकते हो संख्याओं में, जैसे यहाँ पे -5 लिख सकते हो या +10 लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर पी व क्यू जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो पी कामा क्यू किस में बिलोंग करेंगे, आर में। आर ये जो सिंबल होता है वो वास्तविक संख्याओं का होता है। अब बिलोंग्स टू का मतलब हम आपको बताते हैं, इस तरफ जो भी लिखा है बिलोंग्स टू के इस तरफ पी क्यू, ये बिलोंग करेगा आर में। जब बिलोंग करेगा तो वहां से हम मान भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। यहाँ पे हमने पी क्यू जनरल फॉर्म में आपको बताया है, बताएंगे अभी संख्याओं में भी बताएंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, इसको हम रफ करेंगे और भी आपको बताएंगे। आप लोग इतना नोट करो जितना हमने यहाँ पे बताया है, इसको रफ करने के बाद ही आपको हम बताएंगे तृतीय कोटि का अवकल समीकरण, और उसके बाद हम आपको बताएंगे जनरल फॉर्म में, कहने मतलब है सामान्य रूप में भी बता देंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर डाल लो, तो यहाँ पे लिख लो तृतीय, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तृतीय कोटि का अवकल समीकरण। तो तृतीय कोटि का देख लो अवकल समीकरण, d3y/dx3, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही आपको पढ़ना है, प्लस का p d2y/dx², इसका तीसरा पद देख लो q dy/dx प्लस का यहाँ पे r बराबर 0 लिख देते हैं, यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है। और जो भी आप लोगों को मिलेगा पाठ 9 में अवकल समीकरण, या आप लिखोगे तो अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब 3 फिर 2 फिर 1 फिर यहाँ पे 1 भी नहीं, कहने मतलब है संकारक यहाँ पे नहीं मिलेगा, अवकल संकारक। अब बराबर हमने आपको बताया ये 0 फिक्स नहीं है, पक्षांतर करके लिखो तो माइनस का r/, आपको केवल इतना देखना है पद में आपको अवकल संकारक मिलेगा, बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब यहाँ पर P और Q की बात करेंगे, तो P Q और R, यहाँ पे R भी है, तो बिलोंग करेगा किसमें, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल ये रखो क्योंकि सेम टू सेम मिल गए, इसे थोड़ा कैपिटल R कर लो, थोड़ा जूमिंग कर लो। तो P Q R किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं में, तो कुछ भी मान ले सकते हो, लेकिन अभी आपको यही सीखना है। ये तृतीय कोटि का अवकल समीकरण है। अब आपसे कह दें हम आपसे कि n वें कोटि का अवकल समीकरण, तो मेरे भाई n वें कोटि का अवकल समीकरण ये देख लो, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। यहां पे क्या लिख लो, जनरल फॉर्म लिख लो। देखो dny/dx⁴n, पहला पद समझ में आ गया ना, प्लस का यहाँ पे p ले लेते हैं, अब एक घात घटा के लिखना है, जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1, ये कैसे लिख रहे हैं हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है फिर 2, तो आपको दिख रहा होगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो n है, जब घटाओगे तभी तो दूसरा पद मिलेगा। अब यहाँ पे q देख लो, q इंटू dn-2y/dx⁴n-2 प्लस अब डॉट 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 लास्ट में लिख देते हैं, आपको बाय लिख देना है, केवल क्या लिख देना है, बाय, अब बराबर 0 लिख देना है, ठीक है। अब आपसे हम ये बात करें कि सर PQR यस ये किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं में करेंगे, तो PQ और डॉट 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 बिलोंग्स टू R। यहां पर और भी पद हैं लेकिन लिखे नहीं है, इसको बोलते हैं n-वें कोटि का अवकल समीकरण बोलते हैं। कोटि 1 नंबर में पूछी जाएगी पेपर में, वो आपको कैसे देखना है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है।
अधिकतम अवकलन समीकरण में देखना है कितनी बार हुआ है, वहीं से आपको कोटि लिख देना है। जैसे अधिकतम अवकलन देखें, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार। तो अगर कोटि की हम बात करें, ये लिखा है तो यहाँ पे कोटि 3 बता देना है। जैसे यहाँ पर अधिकतम अवकलन देखना है तो पहले पद में मिला है तो कोटि कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। 1 नंबर में आता है पेपर में। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप नोट करो। अब सेकंड रूल आपको बताएंगे। सेकंड और थर्ड रूल सेम टू सेम आपको मिलेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, वो हम आपको बताएंगे। तो यहां पे सेकंड रूल डाल लो, यहां पे आप लोग लिख लो, यदि दिया गया अवकल समीकरण, यदि दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है, एक बहुपद समीकरण नहीं है, पहले इसे सीख लो, बाद में है वाला बताएंगे। तो यदि दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण नहीं है तो अवकल समीकरण की कोटि तो परिभाषित है, कोटि तो परिभाषित है, लेकिन ये जरूर सीख लेना है जो यहां पे लिख रहे हैं, कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर ये बहुपद कैसे, यहां पे समझ में नहीं आ रहा। अब आपसे हम यही कहेंगे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था बहुपद। कहने का मेरा ये मतलब है पहले इसको सीखो, तभी हम यहां पर सिखा पाएंगे। जो लिखा है बहुपद किसके लिए लिखा है, अवकल समीकरण के लिए लिखा है। तो अगर आपसे बात करें कि बहुपद हैं, तो बहुपद है जैसे x की पावर 5 + 1 या x की पावर 4 प्लस का x² प्लस का 2, ये क्या है, बहुपद है। तो आप उससे एक बात पूछते हैं मेरे भाई कि अगर आपसे, पहले तो उसको समझ लेना है, बाद में बताएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुपद है तो आपको पता है घात आपको देखना है धनात्मक। पहले वाले पद में देखो x⁴ है, धनात्मक है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देख लो x⁵ है, धनात्मक है, बहुपद है। चर की घात देखना है आपको, अचर से मतलब नहीं है। अचर 1/2 भी हो सकता है, 5/9 भी हो सकता है। जैसे माइनस का 1/2 x⁴ प्लस का 5 ऐसे ले लिया। तो आपको चर की घात देखना है, धनात्मक ही मिलना चाहिए। अगर धनात्मक है तभी बहुपद है। घात अगर x की या फिर चर y में ले लो बहुपद, या फिर चर z में ले लो बहुपद, जो भी चर आपको दिख रहा है, तो घात आपको भिन्नात्मक और माइनस की अगर दिख रही है तो वो बहुपद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे घात देखें, पहले वाले पद में धनात्मक है, यहाँ पर देखो चर x की देखना है, 5 है, ये बहुपद है। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 2, ये बहुपद है। यहाँ पे चर की घात देख लो, 4 है, संख्याओं से मतलब नहीं होता है, चर की घात देखना है, धनात्मक है, ये भी बहुपद है। अब बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब कौन से ऐसे हैं जो बहुपद नहीं है, तो आपको पता है x की घात अगर भिन्नात्मक मिल जाए या फिर माइनस की मिल जाए, समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं, या फिर आपको घात -5 मिल जाए, माइनस का 1/2x प्लस का 5। अब यहां पर आपको घात देखना है चर की, किसी ना किसी एक पद में आपको भिन्नात्मक मिल जाती है, चाहे दूसरे पद में आपको धनात्मक मिल जाए घात, लेकिन किसी ना किसी
में एक पद में आपको भिन्नात्मक घात मिल जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 1/2 है, ये बहुपद नहीं है। ये देखो -5/2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 है, हमने आपको बताया किसी ना किसी एक पद में आपको देख लेना है। अगर भिन्नात्मक है घात और माइनस की है तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे घात आपको दिख रही है -5 है, ये भिन्नात्मक नहीं घात है लेकिन निगेटिव है। तो चर की घात आपको निगेटिव मिल जाए या फिर भिन्नात्मक मिल जाए, बहुपद नहीं होगा। तो इसकी कहानी आपने समझ ली। अब आ जाते हैं जहां पे हैं वहीं पे आ जाते हैं। अब बहुपद ये समीकरण क्यों डाला? ये समीकरण इसलिए डाला, अगर यहां पर हम बराबर 0 कर लें ये समीकरण होगा, मतलब बहुपद समीकरण। यहाँ पे 0 कर लें, ये क्या है? बहुपद समीकरण। लेकिन ये अगर बराबर 0 ना लिखो तो बहुपद होगा, इतना ध्यान रखना। समीकरण तभी लिखा जाता है जब बराबर 0 हो। जैसे यहाँ पे बराबर नहीं लिखा, बराबर 0 हो या बराबर, आपको यहाँ पे बराबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे x की घात 1/2 है प्लस का 5, आप कहोगे बराबर हम यहाँ पर y लिख देते हैं, तो y तो लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चर x में यहाँ पे लिखा है बहुपद, तो चर x में ही लिख लो ऐसे करके। तो कहने का मेरा ये मतलब है, जरूरी नहीं है कि बराबर के बाद में 0 ही हो, चाहे बराबर के बाद में -x हो। कहने का मेरा ये मतलब है, जब समीकरण होगा बराबर जरूर मिलेगा, ठीक है। जब बहुपद होगा तो बराबर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको बताएंगे कि अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है, तब कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। तो जैसे देख लो, अब जैसे में हम आपको बताते हैं, जैसे आपने आइलेट ये तो पढ़ा है ना, आइलेट प्रश्नावली 7 अगर हम 6 की बात करें तो खंसा समाकलन का यूज करके आपने समाकलन ज्ञात किया था, मीन्स अनिश्चित समाकलन। तो आइलेट में काउंटिंग करेंगे तो कितने फलन मिलेंगे? 5 फलन मिलेंगे। तो यहां पर हम फलन के बारे में आपको बताएंगे और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद समीकरण नहीं है। जैसे हम एक ही बात करें, इसको हम छोड़ देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस। हिंदी में बोलेंगे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक बोलेंगे तो बीजीय व्यंजक में मेरे भाई बहुपद भी आएगा और क्या आएगा बताइए? बहुपद भी आएगा और परिमेय व्यंजक अंश बटे हर, तो परिमेय व्यंजक भी आएंगे। तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। रीजन नहीं समझ पा रहे हो, हमें आपको पता है, हमें पता है आप समझ नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब है बहुपद समीकरण नहीं है। इसका रीजन ये है, अगर हम इसे छोड़ेंगे और ILTE से आपको बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें यार बहुपद आ रहा ना। कहने मतलब है बीजीय व्यंजक क्या है? बहुपद होते हैं। जैसे x में आपने जब प्रश्नों को हल किया था ना, तो बहुपद वाले ही प्रश्न मिले थे, द्विघात बहुपद मिले थे ना। तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। बहुपद नहीं है इसे सीखना है, बहुपद है वो बाद में सिखाएंगे, बहुपद नहीं है वो सीखना है। तो इसीलिए ए छोड़ दिया, ए में बहुपद मिलेगा आपको, क्योंकि 7/6 की बात करें तो बहुपद आपने समाकलन किया था, द्विघात बहुपद जब मिला था। अब आई ले लेते हैं। आई का मतलब जानते हो? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स वाले जो 6 होते हैं ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, कौशिक इनवर्स, उन्हीं का यूज करके आपको बता रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे, जैसे नंबर फर्स्ट अवकल समीकरण हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अवकल समीकरण। तो यहां पर हमने लिखा dy/dx, या यहाँ पे d2/dx² कर लेते हैं।
और यहां पर हमने लिख लिया साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। बराबर जीरो रखो या फिर अदर कुछ भी लिख लो, उससे मतलब नहीं है, आपको जहां पे बताएं वहां पे सीखना है। तो अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, आई की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। तो कोई ये इनवर्स है, अगर आपको इसका कोण मिल जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना ध्यान रखना है, इनवर्स अगर है उसका कोण मिल जाए डी वाई अपॉन डी एक्स तो बहुपद समीकरण नहीं होगा। ये आपको बसा लेना है दिमाग में। अगर फलन में डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाता है तो वो बहुपद समीकरण नहीं होता है। जब बहुपद समीकरण नहीं है तो उसने साफ साफ बताया कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। तो इसकी कोटि भी बताएंगे और घात भी बताएंगे। सबसे पहले बहुपद समीकरण नहीं है, ये लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण नहीं है। जब नहीं है तो कोटि परिभाषित है। अब बताइए इसकी कोटि, कोटि आपको कैसे बताना है, हमने आपको बताया पहले रूल में। अधिकतम अवकलन देखो कितनी बार हुआ है, तो आप कहोगे सर अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है, डी पे 2 है, एक्स पे 2 है। एक साथ देखना, एक साथ, एक भी सेकंड की देरी नहीं होना चाहिए। डी पे 2 एक्स पे 2, तो यहां पर 2 लिख दो कोटि। अब बात आती है घात। भाई मेरे साफ साफ बताया घात क्या है, परिभाषित नहीं है, तो यहां पे क्या लिख दो, परिभाषित नहीं है। समझ में आ गया होगा। एक हम दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। यहां पे जैसे आई आप लोग जानते हो, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, रफ कर लिया और यहां पर रफ कर लिया, क्योंकि ये फिक्स है, घात तो परिभाषित नहीं होगी। तो एक समीकरण हम और ले लेते हैं, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस, यहां पर माइनस का 5 ले लेते हैं और यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं प्लस, यहाँ पे ले लिया 1/2 टेन इनवर्स ले लेते हैं, टेन इनवर्स, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेते हैं बराबर 0। आप कहोगे कि सर आपने हमेशा फलन में डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता? आ सकता है। डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू आ सकता है मेरे भाई। इतना ध्यान रखना है कि आपको कोण देखना है। अगर कोण अवकल संकारक है तो अवकल संकारक आपको पहले रूल में बताया, साइड में समझाया था, बहुत सारे होते हैं। तो अगर मिल जाए अवकल समीकरण में कोण मिल जाए अवकल संकारक, तो क्या करते हैं, ये अवकल समीकरण तो है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ये अवकल समीकरण तो है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। तो बहुपद समीकरण नहीं है तो कोटि तो परिभाषित है। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, चाहे यहां पे देख लो, यहां पे नहीं देखा जाता है, कोटि यहां पे नहीं देखी जाती है। तो कहां पे हुआ है, यहां पे देखो, अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है। तो अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है वही कोटि है, घात परिभाषित नहीं है। इतना आप लोग नोट कर लो। अब बताते हैं हम आपको थर्ड नंबर की बात करेंगे, रफ करेंगे, चेंजिंग करेंगे, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आए हैं हमने रटा है आप भी रट लो। वो 50 रुपए के टीचर होते हैं भाई, जो रटवाते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, बताते नहीं है कुछ, और बच्चा पास तो हो जाता है लेकिन भाई टॉपर नहीं बन पाता है। टॉपर हम आपको बनाएंगे, हम आपको बताएंगे, जितना भगवान ने दिया है हमको दिमाग वो आपको बताएंगे भाई। कितना मेरे दिमाग में है वो सब बता डालेंगे। तो भाई यहां पे 4 ले लेते हैं, तो यहां पर हमने d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 ले लिया प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले लिया
आप कहोगे कि सर अवरोही क्रम कहां चला गया? भाई घात 4 के बाद 3 आएगी, नहीं हो भी सकता है। पाठ 9 की अगर बात करें, 4 के बाद आपको कम ही मिलेगा, ये 3 नहीं मिला कोई बात नहीं है। और आप कहोगे कि सर आप लास्ट में फिर एक इनवर्स ले लोगे। चलो यहां पर दिखा देते हैं इनवर्स, बात खत्म यार। यहाँ पे कौशिक इनवर्स ले लेते हैं और यहाँ पे dy/dx, मतलब यहाँ पे d2 कर लेते हैं। अब तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ले लो माइनस का 10 ले लो या बाई ले लो इक्वल 0। अब बताइए, ये अवकल समीकरण तो है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। नहीं है क्यों? फलन में, यहाँ पे एक फलन आपकी समझा रहे हैं, अभी और भी है। फलन में आपको अवकल संकारक मिल जाए तो भाई बहुपद समीकरण नहीं है, इसीलिए कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। तो कोटि बताइए अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। अधिकतम देखना है तो यहाँ पे 4 लिख दो। समझ में आ गया ना? अब बताएंगे आपको ये यल लॉग का सिस्टम बताएंगे। डालते रहो उदाहरण, डालते रहो जब तक ये फलन की जानकारी है आपको, अवकल समीकरण बना सकते हो। अब यहाँ पे 5 नंबर डाल लो उदाहरण। जैसे आपसे अगर हम बात करें d3y/dx³ माइनस का 10 log d2y/dx² और प्लस का 2 ले लो इक्वल 0। अब आपसे यही कहेंगे, फलन में लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, लघुगणकीय फलन। तो फलन में अगर अवकल संकारक है तो अवकल समीकरण तो है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। तो नहीं है, कोटि परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। तो भाई मेरे कोटि बताओ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो यही कोटि है और घात परिभाषित नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब हम एक उदाहरण इसका लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहां पे देख लो नंबर 6 डाल लो। यहां पे ले लेते हैं हम d4y/dx⁴ माइनस का या प्लस ले लो 15 ले लो, लॉग ले लो भाई d3y/dx³ प्लस का क्यू छोड़ो क्योंकि आप नंबर ले रहे हो, नंबर में ही आपका समीकरण लिख लो। तो यहाँ पे 10 = 0। अब बताइए फलन में मिल गया है। हमने आपसे वादा किया था टी से सिखाएंगे, तो लॉग का सीख गए ना। अब टी देख लो, टी मतलब साइन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कौशिक। उनमें अगर आपको कोण मिल जाए, कोण अगर मिलता है आपको अवकल संकारक में, तो अवकल समीकरण ये है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। तो भाई मेरे यहां पे साफ साफ बोला है कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। कोटि बताइए कितनी है? अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है, तो इसीलिए 4, और घात परिभाषित नहीं है। अब आ जाते हैं यहां पर, इसके रिलेटिव बहुत सारे बना सकते हो, साइन है, कॉस, टेन, कोट, ऐसे कर लो। अब चरघातांकी देख लो, एक उदाहरण और दे देते हैं आपको। नंबर 7 ले लेते हैं। यहां पे आपसे हम बोलेंगे कि यहां पर जैसे हमने लिखा, इस बार हम पहला ही पद ले लेते हैं। कंफ्यूजन जितनी आपके अंदर है ना, वो सारी की सारी हम ले लेंगे। वो 50 रुपए वाले टीचर नहीं ले पाएंगे, हम ले लेंगे आपकी कंफ्यूजन। आप कह रहे हो कि सर एक ऐसा बता दीजिए उदाहरण जो मजा आ जाए। तो मजा क्या, पहले अधिकतम कोटि वाला ले लेते हैं, ये फलन ई की घात। तो ई की घात पहला ही लिख देते हैं लोग, d2y/dx², ये ई की घात में है, माइनस का यहाँ पे y = 0, और यहाँ पे चाहो तो 3 कर लो या 2 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर देखो ये अवकल समीकरण नहीं है क्योंकि फलन में आपको मिल गया है अवकल संकारक, ये ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल। अब नहीं है तो कोटि बताओ। अब
आपका समीकरण तो है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। अब बताइए कोटि अधिकतम अवकलन, इसे तो छोड़ना है ना, इसको लेना है। डी पे वन, एक्स पे वन, वन तो लिखते हैं नहीं है इसमें अवकल समीकरण जब लिखते हैं, लेकिन आपको पता हो कुछ नहीं है तो वन है। समझ में आ गया ये उदाहरण? ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं चरघातांकी का। यहाँ पर नंबर बढ़ा देना है, जो भी नंबर है 8 होगा। उदाहरण एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर d5/dx⁴ प्लस का 1/2 e की घात में d4y/dx⁴ माइनस का d3y/dx³ प्लस का tan = 0। ये अवकल समीकरण है लेकिन बहुपद समीकरण नहीं है। क्यों? फलन में आपको मिल गया अवकल संगारक। अब बताओ इसकी कोटि बताओ भाई, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 5 बार हुआ है अधिकतम अवकलन। तो कोटि 5 है, घात परिभाषित नहीं है। समझ में आ गया होगा कि बहुपद समीकरण नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम बताएंगे रूल नंबर 3 और इसको हम रफ कर देते हैं और इतना आपको नोट कर लेना है। मजा आ रहा होगा, क्योंकि मजा ही आएगा आपको, क्योंकि मेहनत तो हम पे पड़ रही ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी जो बच्चे हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक कर दिया करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग कहाँ पे होगी ये तो आपको पता चलेगा लिखने के बाद। तो यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे रूल नंबर 3 में। चलो यहाँ पे देख लो चेंजिंग क्या होगी। मार्कर उठा लेते हैं भाई, नीचे गिर गया। एक बहुपद समीकरण है, यहाँ पे इस बार क्या लिखते हैं? एक बहुपद समीकरण है। अब बहुपद समीकरण है तो अवकल समीकरण की कोटि और यहां पे चेंजिंग होगी, कोटि और घात परिभाषित है। कोटि और घात परिभाषित है। अब परिभाषित है, देखो यहां पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे d3y/dx³। देखो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारे के सारे किस में पहुंच जाएंगे? ILAT, मतलब इसे छोड़ा था ना, इसमें यूज करेंगे। अब इसमें ना तो ये यूज होगा, ना ये, बीच वाला केवल यूज होगा जो हमने छोड़ा था। किसमें? रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 3 में 1 2 3 4 छूट जाएंगे, केवल ये यूज होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया x लिख लिया, ठीक है, और d2y/dx² माइनस का यहाँ पे x नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना है, x नहीं होगा। अंश में बाई है, तो अंश में बाई है तो यहाँ पर बाई लिख सकते हो कभी भी इनटू में x नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। 10 लिख लो यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और बता देते हैं आपको, d2y/dx² है तो यहाँ पे y² होगा, ठीक है। मतलब y² कर लो चाहे y की घात 1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैचिंग यहाँ पे ना खेलो। माइनस का tan = 0, मैचिंग खेल लेते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे d2x2 है तो y² कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कोटि बताना है इसमें। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है बताइए? अधिकतम अवकलन यहाँ पे 3 बार हुआ है। अब घात आपको बताना है। ये घात तो कब से चुपचाप बैठी है, कह रही है कि सर जी मेरा भी ख्याल रखो। तो हमने कहा यार आपका ख्याल रखेंगे, कब रखेंगे? जब रूल नंबर 3 बताएंगे। तो ख्याल ये आया कि भाई मेरे, अगर आपने
कोटि तो बता दी 3, जिसकी कोटि बताई है ना, जिस पद की, जिस अवकल संकारक की बताई है, उसी की घात बताई जाती है। तो इसकी कोटि आपने बताई, तो इसी की घात आपको बताना है। होल घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा पेपर में, कोटि घात। सेकेंड रूल और थर्ड रूल में ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो यहाँ पे सेकेंड रूल लिख देते हैं d3y/dx3, यहाँ पे d4y/dx4, और यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे 10y कर लो इक्वल 0। अब बताओ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, बताओ भाई। अधिकतम अवकलन 4 बार हुआ है, सबसे ज्यादा देखते हैं तो कोटि 4 है, और इसी की घात बताना है। तो घात आपको दिख रही है 1, तो 1 लिखो। एक और उदाहरण लेते हैं, इसको कंप्लीट करवाते हैं। इतना नोट करते रहना है जो हम आपको समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट जब हम उदाहरण लेंगे यहाँ पे 3 नंबर पे, यहाँ पे देख लो भाई, चलो इस बार हम क्या करते हैं, dy/dx लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया बताइए, 3 लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पे माइनस का 10 ले लिया, dy/dx ले लिया, यहाँ पे घात हमने 2 ले ली, यहाँ पे हमने ले लिया d4/dx⁴, यहाँ पे ले लिया 3 बराबर 0। अब बताइए अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। जो कहने मतलब ये है, अवकल समीकरण हमने आपको बताया अवरोही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन मेरे भाई पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो इधर का उधर लिखता है। जब कोटि और घात पूछी जाती है तो ये कन्फर्म नहीं है कि अवकल समीकरण अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, कन्फर्म नहीं है कि आरोही क्रम में लिखा जाएगा। जब कोटि घात पूछी जाती है, लिखा भी मिल सकता है अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में, या फिर दोनों में नहीं। कोटि जब घात पूछी जाती है, वो ये कहता है आपको देखना है कितनी बार अवकलन हुआ है अधिकतम। तो यहाँ पर अधिकतम अवकलन हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे देखो 4 बार हुआ है। अब जिसकी कोटि बताई है ना, जिस अवकल संकारक की बताई है, जिस पद की बताई है, उसी की होल घात देखना है, होल घात। तो यहाँ पे 3 है, ये 3 है, समझ में आया होगा। एक उदाहरण और लेंगे, हमने बताया आपको कंफ्यूजन जितनी आपके अंदर है वो सारी की सारी हम ले लेंगे और आपको बताएंगे ये गणित कैसे पढ़ी जाती है। लोगों ने पढ़ाया नहीं होगा आपको, ढिंका चिका ही करवाया होगा आपको, और रीजन नहीं बताया, आओ हमने रटा है तुम भी रटो आके। ये कोचिंगों में अक्सर कर होता है भाई कि आओ भाई हमने रटा है आप भी रटो आके, लेकिन फिर बात करते हैं, जैसे आप कहोगे कि सर आपने कहाँ पढ़ी है मैथ, बहुत से यहाँ पर जो भी था हाई लिखना है। जितने उदाहरण बता रहे हैं, पहले इधर देख लो यार, मैं प्रिंट हो गई। जितने यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं 3 नंबर पे, यहाँ पे हाई लिखना है, क्योंकि ये जो लाइन लिखी थी वो सेकंड रूल की लिखी थी। ये बहुपद समीकरण है, इतना ध्यान रखना है। हाँ कहाँ पे थे, हाँ हम ये बताना आपको चाहते हैं, जैसे हम भी यार पढ़ते थे इंटर में और 10th में, बड़ी मुश्किल से पास हो पाए भाई, बड़ी मुश्किल से पास हो पाए। 10th में बड़ी मुश्किल से पास हो पाए, इंटर में भी पास हो पाए बड़ी मुश्किल से। मैं कोई टॉपर नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि हमको टीचर नहीं मिल पाया, बढ़िया नहीं मिल पाया। है तो बहुत सारे बढ़िया टीचर अपने आप को कहते हैं, लेकिन रीजन नहीं बता पाया, तोड़ना नहीं बता पाया, रटना बताया कि आओ हमने रटा है आप भी रटो, जाओ चाहे मर जाओ जाके। बहुत बुरा लगता था जब यार हम पढ़ते थे 10th और 12th में, लेकिन जब हमने पढ़ाई की भाई तो वो लोगों को बताया कि देखो भाई ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे आपसे यही बोलेंगे d4y/dx⁴ प्लस का यहाँ पे हमने
1/2 ले लिया, d3y/dx3, यहाँ पे पावर हमने 2 ले ली, या फिर यहाँ पे हमने ले ली 10 ले ली पावर, ठीक है 10 ले ली। अब आपसे या कहेंगे यहाँ पे भाई d6y/dx6 बराबर 0 कर लो। अब बताओ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, और यहाँ पे होल पावर ले लेते हैं 3। अब बताओ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, ये आपको देख रहा है d6 हमने आपको बताया कैसे पढ़ोगे, d⁻⁶/dx⁻⁶ ऐसे ही पढ़ना है। तो कोटि आपने कहा कि सर 6 हो गया, अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है वही कोटि लिखते हैं। घात मेरे भाई होल घात देखते हैं, किसकी देखेंगे, इसकी देखोगे, यहाँ पे तो 10 है, इसकी नहीं देखेंगे, उसकी देखेंगे जिसकी आपने कोटि बताई है, जिस अवकल संकारक की कोटि बताई है उसी की घात देखी जाती है। तो आपने घात देखी इसी की, तो कितनी आ गई 3। मजा आ गया, हटा दे, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। आपसे वादा किया है हमने, ये वादा हमने आपसे किया है कि आपको 5 रूल बताएंगे, और कितने रूल हो गए हैं, 3 हो गए। अब रूल नंबर 4 की बात करेंगे और रूल नंबर 5 की बात करेंगे, और बताएंगे आपको, क्योंकि यहां पे जो हम आपको बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं। तो यहां पे 4 नंबर डाल लो, ठीक है। चलो भाई लिख लो, दिया गया वक्र ले लेते हैं, और उससे पहले लिख लो यदि दिए गए अवकल समीकरण के व्यापक हल में, दिए गए अवकल समीकरण के व्यापक हल, ये व्यापक है, ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो हल लिखो। तो यदि दिए गए अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या, स्वैच्छ अचरों की संख्या आपको बतानी है। यहां पर आपको एक वक्र मिलेगा, क्या मिलेगा, दिया गया वक्र मिलेगा। देखो आप कहोगे कि सर यही बता दो, स्वैच्छ अचर बता दो, बाद में संख्याएं बताना है। तो लौंडा यहीं पे पूछेगा कि स्वैच्छ अचर क्या होते हैं भाई, यही नहीं सिखा पाया कोई भी टीचर, हम आपको सिखाएंगे, मजा आएगा भाई। तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो यहां पर एक वक्र ले लेते हैं, a बराबर b साइन, यहां पे क्या ले लेते हैं, b साइन x प्लस का π/2, ये ले लिया हमने। ये आपको दिख रहा होगा, ये वक्र है, क्योंकि साइन इसमें आया है। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ कहां पढ़ा चुके हैं, पाठ 8 का जब बेसिक पढ़ाया ना, उसी में हमने आपको बताया साइन और कॉस का ग्राफ। तो ये वक्र है, तो बताएंगे स्वैच्छ अचर बताएंगे। देख लो यहां पे, जहां a व b दो स्वैच्छ अचर हैं, कितने अचर है, 2 अचर है, स्वैच्छ अचर, इनको बोलते हैं स्वैच्छ अचर। आप कहोगे मजा नहीं आया, मजे के लिए देखो भाई मजा आएगा। बोलेंगे रूप, रूप का मतलब जानते हो, फॉर्म, नॉट चेंज। तो ए और बी की जो फॉर्म है वो नॉट चेंज मिलेगी आपको, ए रहेगा, बी रहेगा।
उनको बोलते हैं सोएच अचर, जिनकी फॉर्म ना चेंज हो। अब बात करेंगे यहां पर व्यापक हल। देखो, जैसे हम अभी नहीं करेंगे इस वक्र का अवकलन, क्योंकि आपको पता है जितने सोएच अचर होते हैं, यहां पे क्या लिखा 2 है, जितने सोएच अचर होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट बता देंगे कि कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, बनाएंगे जब प्रश्नावली चलाएंगे। तो यहाँ पे 2 सोएच अचर है, तो इसका जब अवकल समीकरण बनाओगे ना, अवकल समीकरण का मतलब व्यापक हल बनाओगे, तो 2 कोटि का बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, 2 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। बनाएंगे नहीं, जब प्रश्नावली चलाएंगे तब बनाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, परीक्षा में पूछा जाएगा सोएच अचरों की संख्या, 1 नंबर में पूछा जाता है सोएच अचरों की संख्या। बताइए सोएच अचरों की संख्या यहां पे कितनी है। इस वक्र में क्या दिख रहे हैं सोएच अचर, कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 लिख दो। इतना ध्यान रखना है सोएच अचर ए बी है, कैपिटल में भी हो सकते हैं, ए बी सी, ये भी स्मॉल और कैपिटल दोनों में मिलेंगे सोएच अचर। ऐसा नहीं है स्मॉल लेटर में मिले कैपिटल लेटर में ना मिले, दोनों लेटर में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बात करेंगे आपसे हम सोएच अचरों की संख्या, आपने समझ ली। अब आपसे ये कहेंगे नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में ये बोलेंगे कि अगर सर चेंज कर दिया जाए, जैसे यहां पर जहां ए व बी किस में बिलोंग करेंगे, आर में, नहीं करेंगे आर में बिलोंग, क्योंकि जब ए और बी चेंज नहीं हो सकते तो ए और बी वास्तविक संख्याओं से नहीं ले सकते हो मान। अब आप कहोगे कि सर अगर हम मान ले लें तब सोएच अचरों की संख्या क्या होगी। चलो भाई, उसको बोलते हैं विशिष्ट हल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल बोलते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। अब रूल नंबर 5 में आपको बताएंगे, यहां पे व्यापक हल है ना, इसको कर लो विशिष्ट हल। क्या कर लो, यहां पे विशिष्ट हल कर लो। विशिष्ट हल, चलो भाई यहां पे कामा इन्वर्ट कामा कर लेते हैं। विशिष्ट हल में देखो हम चेंज करेंगे, यहां पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया, जैसे हमने 5 ले लिया, यहां पे 6 ले लिया, ए और बी का मान हमने आर से ले लिया, ए का मान हमने 5 ले लिया वास्तविक संख्याओं से और बी का मान 6 ले लिया, चाहे हम निगेटिव भी ले लो। यहाँ पे चेंज लिख लो, क्या लिख लो, चेंज। जब चेंज हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल। तो कहने का ये मतलब है विशिष्ट हल में पता नहीं चलेगा कि कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, पता नहीं चलेगा। और जब पता ना चले कि कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, क्योंकि जितने सोएच अचर होते हैं उतनी कोटि का अवकल समीकरण बनता है। जब ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सोएच अचर क्या है, इस वक्र में सोएच अचर क्या है, जब पता नहीं चल रहा है तो आपको ये भी जानकारी नहीं हो सकती कि कितनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तो इस तरीके से सोएच अचरों की संख्या क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब फॉर्म आपको चेंज ना मिले तो आपको गिन लेना है वक्र में कितने सोएच अचर हैं, तो सोएच अचरों की संख्या उतनी ही लिख देना। लेकिन भाई वो होगा व्यापक हल में, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट हल में आपको ए और बी के मान वास्तविक संख्याओं से ले लेना है और यहाँ पे रख देना है। यहां पर तो रख रहे हैं, लेकिन 9.1 9.2 की जब बात करेंगे तो वहां पर नहीं रखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा, डायरेक्ट
कि स्वयं चतुरों की संख्या कितनी होगी, इतनी कोटि का अवकल समीकरण है। कितनी कोटि का अवकल समीकरण है? जैसे उसने बोल दिया 4 कोटि का अवकल समीकरण है और उसका जो हल है विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल। तो स्वयं चतुरों की संख्या कितनी होगी? 0। भाई कहीं देख लो प्रश्न में विशिष्ट हल दिख जाए तो भाई 0 करके आना। 1 नंबर का सॉलिड प्रश्न पूछा जाता है, व्यापक हल में गिन लेना भाई। तो ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लाएंगे अगली क्लास में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।